तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं वृत्त यानी कि सर्किल का टॉपिक। क्लास 10 का हिंदी मीडियम के सही बच्चों के लिए एनसीईआरटी सॉल्व कराएंगे। इसमें हम आपको एनसीईआरटी, जो भी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। हम सर्किल को पूरी तरह से खत्म करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पूरा डिटेल में पढ़ना है इसको। हम आपको एक चीज डिटेल में बताएंगे और स्टार्ट करते हैं हम अपना सर्किल का टॉपिक जो आज से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसके सभी लेक्चर जितने भी आने वाले हैं उन सभी लेक्चर्स को ध्यान से और अच्छे से पढ़ना ताकि ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और इसमें जो कुछ भी है वो सब आपको थ्योरम बेस्ड है, यानी कि आपको इसमें थ्योरम पढ़ने को बहुत सारी मिलेगी। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ना और थोड़ा घर में प्रैक्टिस करके भी इसको पढ़ना, क्योंकि ये टॉपिक समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्किल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास तो सर्किल होता क्या है। देखो सर्किल क्या है हमारे पास। सर्किल एक ऐसा बिंदु पथ है। बिंदु पथ का मतलब क्या है, ये हमने सर्किल बनाया, लेकिन ये क्या होता है, बहुत सारे बिंदु से मिलकर बना होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक डॉटेड सर्किल बना दिया ना, ये यहाँ पर क्या है, डॉटेड सर्किल है। डॉटेड सर्किल है, देखो तो डॉटेड सर्किल है ना, ये क्या बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसकी क्या होती है, एक निश्चित बिंदु से इस बिंदु पथ की जो दूरी होती है वो क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ठीक है, एक निश्चित बिंदु से इस बिंदु पथ की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ये इसकी परिभाषा है। और अगर हम इसको सिंपल फिगर में देखें तो कैसे देखते हैं, ये एक निश्चित बिंदु है जिसको हमने O कह दिया। ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु A है, ये हमारा हो गया परिधि पर कोई एक बिंदु। ठीक है, और इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, है ना। तो वृत्त के बारे में सभी बेसिक चीजें तो आप लोग जानते हैं, क्लास 9 में भी पढ़ाया जाता है इसके बारे में, और अब 10 में पढ़ा रहे हैं तो जैसे थोड़ा बेसिक से उठाकर लेकर चलेंगे और आगे तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो हमको पता है कि वृत्त में क्या होता है, ये हमारी त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब पिछली वाली क्लासों में आपने क्या क्या पढ़ रखा होगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई रेखाखंड वृत्त को काटते हुए जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं जीवा, है ना। और अगर त्रिज्या को आगे और यहाँ पर पीछे मिला दो, यानी कि ये क्या होगी, एक ऐसी लाइन जो हमारा क्या है, व्यास का काम करेगी। व्यास होता क्या है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, व्यास क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, एक ये वाला भाग हो गया, एक ये वाला भाग हो गया। तो ये व्यास है, ये त्रिज्या है और ये जीवा है ना। अब हम लोग सेक्टर की बात करेंगे, यानी कि खंडों की। वृत्तखंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं वृत्तखंड। देखो वृत्तखंड जानो जरा। अगर हमारे पास एक सर्किल है ये, और एक जीवा इसको काट रही है। ठीक है, सर्किल कैसा भी है, यहाँ पर एक जीवा ए भी है, इस वृत्त को क्या कर रही है, दो भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास दो खंड बनेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। ठीक है, इसमें से बड़ा वाला जो है इसको बोलेंगे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। और ये जो छोटा वाला है इसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। क्योंकि ये छोटा है ना, तो लघु वृत्तखंड। ये हमारा हो गया मेजर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर है, ये हो गया लघु वृत्तखंड। ओके, अब अगर हम बात करें वृत्तखंड के अलावा दो और खंड हो सकते हैं इसके। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं लोग। देखो एक चीज और बताते हैं, जैसे आपने चाप के बारे में पढ़ा हुआ कभी ना कभी, तो ये हमारे पास जैसे ए भी जीवा है, और यहाँ पर अगर कोई बिंदु ले ले सी, और यहाँ पे कोई बिंदु ले ले डी, तो ये AC भी दिख रहा है ना, ये ACB। ACB क्या है, इसका दीर्घ चाप है। क्या है, दीर्घ चाप है। और ये जो AD भी दिख रहा है, AD भी, ये हमारे पास क्या है, ये इसका लघु चाप है। क्या है, इसका लघु चाप है ना। तो ये दीर्घ वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड, और ये दीर्घ चाप और ये लघु चाप है। ठीक है, तो ये हमारे पास चाप हो गया। अब हम आपको बताएंगे त्रिज्यखंड क्या होते हैं ना। भैया आपने क्या करते हैं, वृत्तखंड तो पढ़ लिया, लेकिन अब त्रिज्यखंड क्या होते हैं ये जानो जरा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये बेसिक है इसलिए बता रहे हैं ताकि छोटी छोटी चीजों से रहे, है ना। तो देखो अब हम बताएंगे आपको, कोई अगर वृत्त है और ये केंद्र से दो त्रिज्याएं हम खींच रहे हैं। ठीक है, हमने केंद्र से दो त्रिज्या लेंगे, एक है OA और दूसरी है OB, है ना। OA और OB के दोनों त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये त्रिज्या है, त्रिज्याओं के बीच के घिरे भाग को हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्यखंड की डेफिनेशन यही होती है कि त्रिज्याओं के बीच में घिरे भाग। देखो त्रिज्या के बीच में ये वाला पार्ट भी है और ये वाला पार्ट भी है ना। भाई दोनों त्रिज्याएं OA और OB, उनके बीच में छोटा सा ये वाला पार्ट है और एक बड़ा वाला पार्ट है। तो इस बड़े वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये त्रिज्याओं के बीच से, त्रिज्याओं से घिरा है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड। ओके, ये हमारा लघु त्रिज्यखंड हो गया, ये बड़ा वाला क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है,
तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे। अब इससे आगे बढ़ते और जानते हैं ऐसे कुछ अच्छी चीजों के बारे में, यानी कि अब जब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, साथ कि व्रत और रेखा के बारे में। ठीक है, अभी तक तो हमने जो भी पढ़ा वो था वो बेसिक था। अब हम पढ़ेंगे व्रत और रेखा के बारे में, क्योंकि क्लास 10th में आपने व्रत और रेखा से संबंधित ही सवाल लगाने वाले जितने भी आएंगे, और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे नंबरों के आते हैं। लगभग 5 नंबर का तो इस टॉपिक से अकेले आता है टॉपिक। ठीक है, या तो कोई छोटा क्वेश्चन या तो बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा जो कि आपको इससे मिलने वाला, तो आप उसको कर पाओ, इसलिए हमने उसको डिटेल में सारे बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, आपको उससे पहले जान लो व्रत और रेखा से क्या संबंध है ना। व्रत और रेखा में हमको क्या करना है कि रेखा को 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं, 3 अलग अलग स्थितियों में, है ना। वो भी व्रत के साथ में कैसे देखो, अगर पहली स्थिति हमारे पास क्या है, पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति का फिगर बना देते हैं यहाँ पर। जैसे ये व्रत बना है और ये एक रेखा है ना। इस रेखा को नाम दे दो, ये रेखा हमारी क्या हुई, की हमारी रेखा है, और ये क्या है, ये हमारा ओ केंद्र वाला एक व्रत है। ठीक है, तो इस व्रत और रेखा में कोई भी देखो, ये रेखा दूर है व्रत से, ये इसको टच नहीं कर रही है। ठीक है, यानी कि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ पार्ट नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन वो होता है जो जहाँ पर दोनों के पास कोई एक ही बिंदु या फिर टच कर रही हो या काट रही हो, ऐसा होता है। ठीक है, तो इस वाली स्थिति का एक पॉइंट क्या बनेगा कि जब रेखा और वृत्त में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, है ना। उभयनिष्ठ का मतलब समझते हो ना, उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कि जहां पर ये दोनों मिल रही हो, है ना, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। ठीक है, तो उभयनिष्ठ बिंदु ना हो का मतलब क्या है, ये इसको टच नहीं कर रही है, ना ही इससे कहीं से टच होकर के जा रही, ना तो इसको काट रही है। रेखा इस वृत्त से एकदम अलग है, जाहिर सी बात है इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ठीक है, अगर उभयनिष्ठ बिंदु नहीं तो इस स्थिति में इस रेखा को क्या बोलते हैं, इस स्थिति में इस रेखा को बोलते हैं अस्पर्शी रेखा, यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, अस्पर्शी रेखा, है ना। तो यहाँ लिख दोगे इस स्थिति में इस रेखा को क्या बोलते हैं, अस्पर्शी रेखा। ये हमारे पास हो गया अस्पर्शी रेखा। ठीक है, और इसको दो तीन नामों से अलग अलग भी जानते हैं, लेकिन हमारा ये क्या है, अस्पर्शी रेखा है, और इंग्लिश वाले बच्चे इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना दूसरे वाले पॉइंट है, ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट क्या हमारे पास, देखो ध्यान से। सेकंड हमारे पास क्या, ये हमारा था जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि व्रत और रेखा के बीच में केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो वो कौन सी स्थिति होगी, यानी कि जब व्रत और रेखा में केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो ना हो केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका फिगर कैसे बनेगा वो देख लो, एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। ओके, तो यहाँ पर क्या देखो, एक कॉमन पॉइंट आने वाला है। अब यहाँ पर क्या, एक वृत्त बनाएंगे और एक पॉइंट से जाएगा रेखा। ये कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट हो गया, ये ए, और ये पी की हमारी रेखा है। ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वृत्त और रेखा एक बिंदु ए है जहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, मिल रहे का मतलब क्या है कि उस एक पॉइंट पर वृत्त भी है और रेखा भी है ना। रेखा क्या कर रही है, उस एक बिंदु से वृत्त को टच करके जा रही है, या तो उसको इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि काटते हुए जा रही है। ठीक है, अब एक बिंदु से जा रही है, तो उस स्थिति में इस रेखा को पता है क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, है ना। स्पर्श रेखा बोलेंगे, यानी कि टेंजेंट बोलेंगे। क्या स्पर्श रेखा है, क्योंकि वृत्त हो चाहे कोई भी बंद आकृति हो, एक बात ध्यान सुन लेना कि अगर कोई भी हमारे पास बंद आकृति हो, चाहे वो एक क्या सर्किल हो, चाहे वो एक ट्राइंगल हो, चाहे वो एक पंचभुज हो, ठीक है, और चाहे वो एक चतुर्भुज हो, ये चारों हमने बना दिए। ठीक है, ये चारों क्या है, एक बंद आकृति है। ठीक है, और किसी भी बंद आकृति को अगर कोई रेखा काटते हुए जाएगी, यानी कि इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, वो हमेशा दो बिंदुओं पे करेगी। अगर इसको काटेंगे ऐसे, दो बिंदुओं पे, इसको ऐसे ऐसे कैसे भी काटेंगे, दो बिंदुओं पर ही काटेंगे। तो एक बिंदु ये, एक ये, है ना। और ये वृत्त है, अगर इसको काटेंगे तो इसको भी क्या करेगी, दो बिंदुओं पे काटेगी। अगर ऐसे करोगे तो भी दो बिंदुओं पे काट रही है, ऐसे तो भी दो बिंदुओं पे काट रही है। ठीक है, और ये हमारे पास ट्रायंगल, इसको भी दो बिंदुओं पे ही काटेगी, चाहे जैसे बना दो, है ना। ये हमारे पास पंचभुज है, तो इसमें भी क्या है, दो बिंदुओं पे ही काटेगी। ये हमारा सॉरी ये हमारा षटभुज हो गया। ठीक है, पंचभुज ऐसे नहीं, पंचभुज हमारा एक होता है। ओके, तो इसको भी अगर काट के जाएंगे तो दो बिंदुओं पर ही काटेगी रेखा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमने इतना जान लिया कि अगर कोई भी बंद आकृति है और उसको कोई रेखा काटते हुए जा रही है तो हमेशा दो बिंदुओं पर ही काटेगी। ठीक है, लेकिन हम इसमें बताना क्या चाह रहे थे, वो इसमें क्या है कि रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पे काट रही है। एक बिंदु पे काटने का मतलब क्या है कि वो रेखा उसको छूते हुए जा रही है, क्या कर रही है, उसको केवल और केवल टच कर रही है ना। और जब रेखा वृत्त को केवल टच करेगी
तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वृत्त को केवल और केवल स्पर्श कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या रख देंगे, स्पर्श रेखा, है ना। इसका क्या नाम रखेंगे, स्पर्श रेखा। तो जब वृत्त और रेखा में केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो उस स्थिति में रेखा को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये हमारा सेकंड वाला पॉइंट था, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपके सामने हैं, पहला ये दूसरा ये, ठीक है। और तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरा वाला हमारा क्या है, देखो तीसरा वाला बताने के लिए दोनों पढ़ा देते पहले से, ठीक है। अब क्या होगा, जब वृत्त और रेखा में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं था और जब वृत्त और रेखा में एक उभयनिष्ठ बिंदु था तो वो हो गया। अब तीसरा हमारे पास है, जब वृत्त और रेखा में कितने, दो उभयनिष्ठ बिंदु हो, ठीक है। कितने, वृत्त और रेखा में दो उभयनिष्ठ बिंदु हो। दो उभयनिष्ठ बिंदुओं का मतलब क्या है, जो अभी हमने बताया आपको, वही वाला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक वृत्त बना दो और एक रेखा से इसको काटते हुए भेज दो रेखा। ये हमारे पास रेखा PQ हो गई और ये हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है A और B, है ना, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं इसको। और ये एक चीज देखो, पिछले वाले में चीज बताना भूल गए, क्या था कि अगर वृत्त को कोई रेखा छूते हुए जा रही, किसी एक बिंदु पे टच करते हुए जा रही, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मान रेखा है, ये वृत्त है, अगर इसको टच करते हुए जा रहे हैं तो जिस बिंदु पर ये इसको स्पर्श कर रही है, ठीक है, जिस बिंदु पर इसको स्पर्श करती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना कि जिस बिंदु पर इसको टच करेगी, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो ये याद रखना, इसमें बता, इसको करते करते याद आ गया कि इसको ऐसे, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये दो बिंदु पे क्या करते हैं, काट रही, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। उभयनिष्ठ कितने बिंदु है यहाँ पर, दो, है ना, क्योंकि दो बिंदुओं पे रेखा क्या कर रही है, वृत्त से मिल रही है, तो हम लोग उसको बोलेंगे उभयनिष्ठ। दो उभयनिष्ठ बिंदु हो गए और इस स्थिति में क्या हो रहा है, रेखा वृत्त को काटते हुए जा रही है। जब दो उभयनिष्ठ बिंदु, जाहिर सी बात है रेखा क्या करेगी, वृत्त को काटते हुए जाएगी और काटेगी, तो इस स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको प्रतिच्छेद रेखा, है ना, प्रतिच्छेद रेखा या फिर छेदक रेखा, ठीक है। आप लोग की बुक में क्या गिवन है, आप लोग की बुक में गिवन है छेदक रेखा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, छेदक रेखा। जब वृत्त और रेखा में दो उभयनिष्ठ बिंदु होंगे तो इस रेखा को क्या बोलेंगे, हम लोग छेदक रेखा बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट हो गया, वृत्त और रेखा का तीसरा पॉइंट हो गया। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले, वृत्त और रेखा में अब हम पढ़ने वाले स्पर्श रेखा के बारे में। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक हो गया। अब इसके बाद अगला देखो, इसके बाद देखो ना, अब हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा के बारे में, गोल वृत्त पे। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको जान लेना, थोड़े से पॉइंट वाइज हो जाएंगे, तो आप उनको देखते रहना जरा ध्यान से। पहला हमारे पास क्या है, अगर कोई एक वृत्त है, देखो उसको समझ लेना, तो उसके एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये बताने वाले हैं, ठीक है। अब उसको देख लो कैसे करते हैं। अगर एक वृत्त है हमारे पास और वो रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हुए जा रही है, तो क्या देखो, ये एक वृत्त है और एक रेखा एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर क्या वृत्त है और एक बिंदु से हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी। अगर हम इससे ज्यादा स्पर्श रेखा खींचना चाहें तो क्या होगा, भाई एक रेखा तो ऐसे चलेगी ना, ओवरलैप तो करेंगे नहीं, दूसरी रेखा दूसरी जगह से बनाएंगे। तो जहां से जब कोई रेखा बनाएंगे तो क्या करेगी, वृत्त को काटते हुए जाएगी। और अगर मान लो तीसरी रेखा बनाना चाहते हैं यहाँ से, तो क्या करें, वो उस बिंदु पे टच नहीं कर रही, ये आगे आ गया, है ना, ये हमारे पास नहीं है, हमको उसी बिंदु से भेजनी कोई रेखा। अगर उसी बिंदु से भेजेंगे तो अगली रेखा भी क्या करेगी, वृत्त को काटते हुए ही जाएगी, ठीक है। अगर इस स्थिति में अगर आप फिगर खुद भी बनाओगे, अगर एक बिंदु ले लो, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दिया आपने एक बिंदु से, अगर दूसरी खींचना चाहोगे ना तो दूसरी इस बिंदु से स्पर्श रेखा नहीं खींच पाओगे। इसका रीजन यही है कि एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि वृत्त के किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और ये आपको पॉइंट याद रहे, उसके लिए एक चीज और बता रहे हैं, अगर हमारे पास कोई सर्किल है, ठीक है, देखो वृत्त क्या होता है, हमने डॉटेड बना लिया, ठीक है। डॉटेड सर्किल बनाने में देखो क्या है कि बहुत सारे बिंदु मिलेंगे हमको, ठीक है। हमने आपको बताया कि वृत्त किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा जा सकती है। अब यहाँ पर क्या डॉटेड सर्किल यानी कि वृत्त पर बहुत सारे बिंदु आ गए, है ना, और एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा जा पाएगी। तो देखो ये कोई बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा गई, यहाँ पे कोई बिंदु यहाँ से स्पर्श रेखा गई, यहाँ पे कोई बिंदु यहाँ से स्पर्श रेखा गई, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं। तो कितनी बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई एक बिंदु वृत्त है
और वृत्त पर जो बिंदु होते हैं वो कितने होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। तो वृत्त पर बिंदु कितने हो गए, अनंत। तो स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं, अनंत, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट क्या था, वृत्त के किसी एक बिंदु से, ठीक है, अगर बात आएगी किसी एक बिंदु की, ठीक है, किसी एक बिंदु से, तो किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा होंगी, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी भाई, जब एक बिंदु से जाएगी तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, केवल एक। कितनी होगी, केवल और केवल एक, ठीक है। जब किसी भी एक बिंदु से हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो केवल एक ही खींच पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खींच सकते। तो ये आ गया। लेकिन एक घुमा हुआ क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्या, कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि वृत्त पर हम लोग अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्यों, क्योंकि वृत्त पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं, ठीक है। अगर बिंदु अनंत है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या भी कितनी होगी, अनंत होगी, ठीक है। कहते हैं किसी वृत्त पर, अगर क्वेश्चन में कहा गया कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत, उसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। ये अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अब देख लो जरा ध्यान से। अब ये देखो दो कॉन्सेप्ट बता दिए, इससे आपके हो सकता है कि बेसिक वाले दो क्वेश्चन हो जाए छोटे छोटे। आप इस के पहले स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होंगे ना वो ऐसे ही होंगे, फिर वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त के व्यास से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी हम हो सकता है बेसिक में वही बताते हैं आपको, लेकिन पहले हम लोग पॉइंट सारे कवर कर लेंगे अपने, है ना। वृत्त और स्पर्श रेखा से संबंधित पूरा ये टॉपिक है हमारा, ओके। अब एक पॉइंट और देख लो, एक पॉइंट और क्या है, देखो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि अगर एक वृत्त है तो इसमें कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो समांतर, ठीक है, आपस में समांतर, और ऐसी कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मान लो हमारे पास ये बिंदु, हमने यहाँ से एक रेखा, सॉरी, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ से हमने कोई स्पर्श रेखा खींची, ये, ठीक है, मान लो स्पर्श कर रहे, यहाँ से हो गया, ठीक है, इस बिंदु पर स्पर्श करें तो दूसरी स्पर्श रेखा क्या होनी चाहिए, अगर वो यहाँ से जाएगी तो स्पर्श नहीं करेगी, यहाँ से जाएगी तो स्पर्श नहीं करेगी, यहाँ पे भी स्पर्श नहीं करेगी, यहाँ पे भी, क्योंकि हमको बनाना क्या है, इस वाली रेखा, जो रेखा पीक दिख रही है ना, इसके समांतर होनी चाहिए और स्पर्श करनी चाहिए। तो यहाँ पर बनेगी, सॉरी, ठीक है, वो कहाँ बनेगी, थोड़ा सा ऊपर इस जगह पे, है ना। तो ये हमारे पास PQ है और ये हमारे पास AP है। तो अगर हम किसी वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो वो कितनी होंगी, केवल और केवल दो ही खींच सकते हैं, ठीक है। किसी वृत्त पर हम लोग समांतर स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं, तो केवल दो खींच पाएंगे, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, काम नहीं आएगा वैसे, और बाकी आगे चल के जब हम लोग इसके लिए प्रूवमेंट आएगा कि वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है, प्रूफ करो कि वो समांतर है, यानी कि PQ को AB के समांतर हमको सिद्ध करना पड़ेगा, तो उसमें हमको ये काम आएगा। तो उसके लिए आपको क्लास 10 में जो लाइन्स एंड एंगल्स का टॉपिक बताया गया था ना, लाइन्स एंड एंगल मतलब कोण और त्रिभुज के बारे में जो कुछ भी पढ़ाया गया था वो सब यहाँ पर काम आने वाला है। थोड़ा थोड़ा काम आएगा, ज्यादा नहीं, पूरा 9 नहीं उठा के लाएंगे। जिन बच्चों ने 9 में से पढ़ाई नहीं भी की उनको भी समझ में आया, इस तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ तक का, ओके। अब एक चीज और है, देखो अब यहाँ से क्या है, यहाँ से थ्योरम और चैप्टर की जो एंट्रेंस है वो स्टार्ट होती है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट यानी कि पहला थ्योरम है इस टॉपिक में वो यही है कि प्रूफ करो कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा आगे चल के पॉइंट भी बनेगा, अगर हमने अप्रूव कर देते आगे चल के हमारा पॉइंट बन जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि OA जो है वो PQ पर लंब है, तो ये वाला जो एंगल है वो हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है, 90 अंश का, ठीक है। तो हमको ये सिद्ध करके लाना है ना। तो थ्योरम करते कैसे, क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा। उन तीनों पॉइंट्स को 9 से लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है किसी भी थ्योरम को करने के लिए कि आखिर हमको दिया क्या क्या है ना, दिया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया क्या क्या है, दिया क्या क्या। देखो सबसे पहले हमारे पास O वृत्त का एक केंद्र है, तो हम लोग वो सब सारी चीजें लिखी जाती हैं यहाँ पर, है ना, कि O वृत्त का एक केंद्र, ठीक है, वृत्त का केंद्र है, या फिर इसको आप सेकंड दूसरी तरीके से लिख सकते हो कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। तो O वृत्त का केंद्र है और PQ क्या है यहाँ पर, PQ बिंदु A पर, कहाँ पर, बिंदु A पर, ठीक है। तो PQ बिंदु A पर वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, वृत्त की
स्पर्श रेखा है, तो जितनी भी चीजें हैं वो सब यहाँ लिखी जाएंगी। ओके, तो ये पहला हमारा हो गया स्पर्श रेखा है कि दिया गया क्या है, तो वृत्त का केंद्र है PQ, बिंदु A पर वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा है, और OA क्या है वृत्त की त्रिज्या, तो खैर ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सबको पता है त्रिज्या है वो, है ना। इसके बाद हमारे पास दूसरी हेडिंग क्या आती है इसमें, जब हम लोग प्रूवमेंट करेंगे तो यहाँ पर सेकंड है क्या, सिद्ध क्या करना है क्या, है ना। तो जो हमको सिद्ध करना है वो हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। हमको यह सिद्ध करना है कि यहाँ पर त्रिज्या जो है वो क्या है स्पर्श रेखा पर लंब है, तो त्रिज्या हमारे पास क्या गिवन है OA, और ये लंब सिद्ध करना है किस पर, PQ पर, है ना। PQ पर सिद्ध करना है लंब, ठीक है। वैसे देखो ये वाले जो थ्योरम है ये हमारे थ्योरिकल होने वाले, थ्योरिकल मतलब इसमें केवल अंडरस्टैंडिंग का काम आएगा, यहाँ पर हम लोग सर्वांगसम सिद्ध नहीं करेंगे किसी भी चीज को, ठीक है। टेबल बनाकर कुछ भी नहीं, सिद्ध क्या करना है ये हमने लिख दिया। अब हम आते हैं उत्पत्ति पर, यानी कि जो प्रूफमेंट होता है ना पूरा उस पर आते हैं, उसको हम लोग क्या लिखते हैं उत्पत्ति। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो ये स्पर्श रेखा गिवन है ना, इस पर हम लोग कोई ना कोई बिंदु ले लेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं हमने कोई बिंदु ले लिया B, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उत्पत्ति के पहले हम लोग एक और हेडिंग डालेंगे जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, यानी कि रचना वाली हेडिंग, वो जो, क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी बना रहे हैं एक्स्ट्रा अलग से तो उसको हमको लिखना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमने यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया और O से B को अगर मिला देंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ से O से B को मिला देंगे, ठीक। अगर मान लो हमने यहाँ पे कोई पॉइंट C ले लिया और O से C को मिला दिया तो, ठीक है। तो हमने क्या किया रचना में जो जो बनाया है, यानी कि जो जो एक्स्ट्रा किया है वो लिखेंगे। रचना में क्या है कि PQ पर, PQ क्या है स्पर्श रेखा, तो PQ स्पर्श रेखा पर, PQ स्पर्श रेखा पर बिंदु B व C लिए, ठीक है, B व C लिए, वो भी किसके, यहाँ लिखोगे A के अलावा, ठीक है, A के अलावा दो बिंदु लिए हमने, कौन कौन से, अतिरिक्त लिख सकते हैं यहाँ पर, बिंदु A के अतिरिक्त हमने दो बिंदु B और C लिए, और O से B व C को मिलाया, ठीक है। तो ये हमारे पास रचना में जो कुछ भी है वो हमने लिख दिया कि हमने रचना में क्या किया है, B बिंदु लिया और C बिंदु लिया और उनको मिला दिया। अब हम आएंगे उपपत्ति पर, उपपत्ति में देखो क्या करना पड़ेगा। उपपत्ति की सबसे पहली बात तो ये जानो कि अगर हमको सिद्ध करना है कि OA जो है वो हमारा PQ पर क्या है लंब है, तो सबसे पहले हमको एक चीज पता है कि OA जो है वो क्या है सबसे छोटी दूरी है जो कि वृत्त की क्या है त्रिज्या है, और बिंदु B और बिंदु C जो है वृत्त के वो बाहर स्थित है ना। ये क्या कर रहे हैं, वृत्त को काट रहे हैं बिंदु इस पे, यहाँ पर हम दो बिंदु ले लेंगे, यहाँ पर बिंदु ले लेंगे M, जहाँ पर ये इसको काट रही है, और OC जहाँ पे काट रही है वो हो गया N, ठीक है। तो OB बिंदु M पर क्या कर रही है, वृत्त को काट रही है, और OC जो है बिंदु N पर वृत्त को काट रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि B व C A के अतिरिक्त बिंदु स्पर्श रेखा PQ पर स्थित है, स्पर्श रेखा PQ पर स्थित है, ठीक है, PQ पर स्थित है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, A के अतिरिक्त है, ठीक है, और ये क्या होंगे, जब A के अतिरिक्त तो जाहिर सी बात है वृत्त के बाहर भी स्थित होंगे, है ना। तो इस चीज को भी हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, B व C जो है वो क्या है, वो वृत्त के बाहर स्थित, तो यहाँ पर हम वो भी लिख देंगे कि इट मींस, इसका मतलब क्या होगा, B व C A के अतिरिक्त बिंदु स्पर्श रेखा PQ पर स्थित है, अतः B व C वृत्त के बाहर स्थित है। कहाँ पर है, बाहर स्थित है, ठीक है। जब बिंदु वृत्त के बाहर है और हमको क्या सिद्ध करना है, OA, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में जानते हो, यानी कि स्पर्श बिंदु के बारे में जानते हो। हमारा A जो है वो क्या है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है, और स्पर्श बिंदु जो है वो सबसे छोटी है, मतलब क्या है, OA जो है ना, OA हमारी जो दूरी है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो बाकी दोनों डिस्टेंस से क्या है, छोटी है, हमको यही प्रूफ करना है ना। अगर हमने प्रूफ कर दिया कि OB और OC से OA क्या है, छोटी है, तो हम लोग सिद्ध कर पाएंगे कि PQ पर OA क्या है, लंब है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए हमको, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगला, क्योंकि OA क्या है हमारी, OM और ON, ठीक है। अगर हम दोनों की बात करें, OM और ON ये क्या है, तो त्रिज्याएं हैं तीनों की तीनों, ठीक है। और ये जो है वृत्त को M बिंदु पे काट रही है ना।
हम ओ एम और ओ एन को इसके बराबर ले सकते हैं, यानी कि ओ ए बराबर हो गया ओ एम और ओ एन। क्यों? यहाँ पे लिख दोगे ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं। क्या है? त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो आपस में बराबर होंगी, जाहिर सी बात है। अब इनमें से किसी एक रेखा, यानी कि अगर हम ओबी या ओबी या ओसी भी किसी को ले लें, मान लो हमने यहाँ ले लिया ओबी, ओबी किससे मिलकर बना है? ओ एम प्लस एम बी से मिलकर बना है ना? ओ एम प्लस एम बी से मिलकर बना है। अब देखो यहाँ पर जरा, ओ एम और एम बी से मिलकर बना है, जाहिर सी बात है हमारे पास जो हमारा ओ एम है, ठीक है, ओ एम वो क्या है? छोटा है, इससे ओ बी से छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ओ बी इज ग्रेटर देन ओ एम, है ना? और ओ एम क्या है? ओ ए के इक्वल है, यानी कि ओ ए भी क्या है? इससे ओ बी से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ये भी लिख सकते हैं कि ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए ऑल्सो, है ना? कि हमारा जो ओ बी है वो क्या है? ओ ए से भी क्या है? बड़ा है। भाई ओ बी जो है वो ओ ए से भी बड़ा होगा, क्योंकि ओ एम से बड़ा है, तो ओ एन से भी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी ओ बी और ओ सी जो रेखा हमने दो खींच रखी है वो ओ ए से क्या है? बड़ी है ना? देखो इसके बाद का जो भी काम हो यहाँ लिख देते ताकि एक ही बार में पूरा बोर्ड पे आ जाए, है ना? तो हमारा जो ओ ए है वो ओ एम के क्या है? इक्वल है, हमको पता है ना। ओ ए जो है वो ओ एम के इक्वल है, बिकॉज दोनों क्या है? रेडियस है, इसलिए इक्वल है, ठीक है। यानी कि दोनों त्रिज्या है इसलिए इक्वल है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओ ए जो बिंदु ए है, यानी कि जो बिंदु ए है वो ओ ए ओ बी से बड़ा हो जाएगा। यहाँ ये भी लिख दिया है कि ओ ए हमारा जो है वो सॉरी ओ ए क्या है? ओ बी से छोटा होगा, ठीक है। और ये छोटा हमें सिद्ध करना था तो हमने सिद्ध कर दिया। तो अब हम ये चीज और लिख सकते हैं क्या कि आगे हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट ए है, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि ओ ए रेखाखंड किसी भी जो ओ ए हमारा जो रेखाखंड आ रहा है ना वो किसी दूसरे रेखाखंड यानी कि ओ बी और ओ सी यानी कि किससे भी क्या है? छोटा है। रेखाखंड किसी दूसरे रेखाखंड से छोटा है, ठीक है। ध्यान रखिए से छोटा है, अतः ओ ए जो है वो क्या होगा? इस पर पी क्यू पर लंब होगा। ओ ए जो है वो पी क्यू पर क्या होगा? लंब होगा। ये हमारा प्रूव हो गया, है ना? हमें यही प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया है। क्यों? जो कुछ भी हमको प्रूव करना था, क्या करना था भाई? देखो सबसे पहले तो ये ओ ए हमारा रेखाखंड है और ओ बी क्या वृत्त के बाहर, तो जाहिर सी तो छोटी सी, ये हमारे पास एम बी जो है एक्स्ट्रा में है, ठीक है। तो जाहिर सी अगर ये बड़ी है और ओ ए छोटा है तो हमें छोटा वाला ही लेना है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना बिंदु ए पर कर रहा है, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर टच करेगी, तो स्पर्श बिंदु पर जो रेखा छू रही होगी वही हमको उसी को सिद्ध करना है। तो हमारे पास जो ओ ए है वो क्या है? पी क्यू पर लंब होगी। इसका मतलब है ये हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। और ये जो पी क्यू स्पर्श रेखा है ना इसकी किसी भी पॉइंट पर, मतलब ए के अलावा किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग कोई रेखा बनाते हैं तो वो क्या होती है? इस ओ ए से सारी की सारी बड़ी होंगी, है ना? सारी क्या होगी? बड़ी होंगी। इसका मतलब है कि सबसे छोटी वाली कौन सी होगी? ओ ए होगी। तो इसी वजह से ओ ए जो है वो पी क्यू पर क्या है? लंब है, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। एक बार दोबारा से देख लीजिए आप यहाँ पे क्या है हमको गिवन क्या था, दिए गया क्या था? ओ वृत्त का एक केंद्र है पी क्यू, एक स्पर्श रेखा है बिंदु ए पर, है ना? बिंदु ए पर क्या है? स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श बिंदु हमारा जाहिर सी बात है ये है, ओके। सिद्ध क्या करना? सिद्ध हमको करना ओ ए जो है वो लंब है इस पर, पी क्यू पर लंब है ओ ए, है ना? रचना हमने करी, रचना क्या करी? पी क्यू पर हमने दो बिंदु ले लिए बी व सी, ठीक है। पी क्यू स्पर्श रेखा पर बिंदु बी व सी लिए, ए को बी से, ए को ए के अलावा लिए और ओ से ए और सी को मिला दिया। तो क्या केंद्र है, तो बी और सी को हमने क्या किया? मिला दिया इससे। उत्पत्ति भी क्या? देखो उत्पत्ति हमने क्या की? यहाँ पर क्या दो अलग अलग बिंदु थे और हमको पता है कि वो वृत्त को एम और एन बिंदु पे काट रहे हैं, सीधी बात है। ओ ए जो है वो हमारी क्या है? ओ बी से बड़ी है, हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये देखो ओ ए, ओ एम और ओ एन तीनों के तीनों त्रिज्याएं हैं, तो तीनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है। हमने ओ बी की लंबाई लिखी, तो ओ बी की लंबाई जो है ओ एम और एम बी से मिलकर के बनी है ना? इन दो चीजों से बनी है। तो ये हमारे पास जो रेखाखंड है वो दो अलग अलग रेखाखंडों से बना है। तो हमारे पास क्या होगा? ओ बी जो है वो क्या हो जाएगा? ओ एन से छोटा होगा। जाहिर सी बात है भाई, ओ एम से मिलकर बना है तैयार से, तो ओ एम क्या होगा? इससे छोटा होगा ओ बी से। तो इसी को हमने
लेते हुए, यानी कि ON भी हमारा O से छोटा होगा। इसी वजह से हमने क्या किया, PQ पर अगर कोई भी बिंदु लिया जाएगा तो वो क्या होगा, बिंदु A से अगर जो दूरी है वो O तक की है, O से A तक की जो दूरी है, किसी भी बिंदु से वो दूरी बराबर नहीं हो सकती है, यानी कि सबसे छोटी दूरी कौन सी रहेगी, OA रहेगी। और OA सबसे छोटी दूरी है, तो इसका मतलब है कि PQ पर क्या है, OA लंब है, तो OA लंब है PQ पर, ये हमने सीधे कर दिया है। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, कभी भी आगे कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जहां पर भी स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी, यानी कि ये हमारे पास स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर बिंदु A है और ये O से स्पर्श रेखा खींची गई, तो इस कोण को हमेशा हम क्या लेंगे, 90 डिग्री का लेंगे। और मान लो अगर कुछ आ गया ऐसे को सॉल्व करने के लिए, तो इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इसी थ्योरम की बदौलत। ठीक है, ये थ्योरम केवल समझनी है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, तो ये आपको केवल समझने के लिए था, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था, जितना अभी तक पढ़ाया है उम्मीद है कि छोटे से छोटे में पढ़ाने की कोशिश की है, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर करेंगे जिससे आपको सारी चीज समझ में आए। और हम इसके सारे क्वेश्चन भी करेंगे, एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइजेस की दी गई है उनको भी सॉल्व करेंगे, उनके भी सारे क्वेश्चन लगाएंगे, एक से एक के बाद एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है जितना कुछ पढ़ाया है आज। इसके पहले जो पॉइंट्स पढ़ा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि केवल समझने के लिए कि ये कैसे आ गया, क्योंकि आगे चल के एक पॉइंट बताने वाले थे, पॉइंट ये बताने वाले थे कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होती है लंब होती है, तो ये बिंदु आया कहाँ से, ये पॉइंट आया कहाँ से, क्योंकि क्लास 9 में ये पढ़ाया नहीं जाता है ना, इसलिए इसको बता दिया जरूरी था। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी हम जो पढ़ने वाले इस टॉपिक के बारे में वो सब आगे पढ़ेंगे, इसके आगे जितने भी लेक्चर आने वाले हैं वो सब ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना अच्छे से। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।